साहित्य लहर में आपका स्वागत है। आज आप सुनेंगे मालती जोशी जी की कहानी पहला पाठ। आइए कहानी सुनते हैं। कमरे में बैठे बैठे पंकज बोर हो गया था। पेन में स्याही भरने का बहाना लेकर रीनू चीनू जो गई थी वे लौटने का नाम ही नहीं ले रही थी। बार बार उसकी आंखें सामने मेटल पीस पर रखी खूबसूरत टाइम पीस पर टिक जाती और वह बेचैन हो उठता। इतना सारा समय रोज यूं ही बर्बाद हो जाता है। अव्वल तो दोनों बच्चे कभी समय से तैयार नहीं मिलते। या तो नाश्ता कर रहे होते हैं या खेलने निकल जाते हैं। 10-15 मिनट की प्रतीक्षा बहुत मामूली बात थी। कभी भाग्य से पंकज को वे कमरे में बैठी मिल जाती तो बीच में ही बुलावा आ जाता। कभी दर्जी से नाप दिलवाने के लिए या कभी सिर्फ किसी मेहमान से मिलवाने के लिए। उसे यहाँ आते 1 महीना हो चला है, पर उसे याद नहीं आता कि बच्चे कभी लगकर उससे 1 घंटा पड़े हो। अक्सर एक ग्लानि सी अनुभव करता है वह। पर बाबूजी कहते हैं, तुम्हें क्या, तुम अपने काम से काम रखो। ट्यूशन कोई पढ़ने के लिए नहीं रखता है भैया, यह तो फैशन है फैशन। घर में दिखावे की 20 चीज़ होती है, उसमें एक ट्यूशन भी होती है, समझे। बस अपने काम से मतलब रखो। काम से मतलब पैसों से। महीने के अंत में एक मुश्त 50 रुपए उसके हाथ में आएंगे। उस पहली तारीख के रुपहले सपने के बल पर ही वह इस तरह की यह बोरियत सह लेता है। कमरे के सामने किसी की आहट सुनाई दी। उसे लगा शायद हरी राम है। वह आवाज देकर रीनू चीनू के लिए कहने ही वाला था कि साक्षात मालकिन यानी कि मिसेस लाल सामने प्रकट हो गई। उनका डील डॉल रौबदार ही कुछ ऐसा था कि पंकज एकदम उठ खड़ा हो गया। बाद में पछताता रहा कि उसे इतना विनम्र बनने की क्या जरूरत थी। वह उनका माथत थोड़ी ही है। वह तो एक शिक्षक है, आचार्य है, गुरु है। मास्टर जी, मिसेस लाल कड़कती आवाज में बोली, बच्चों को आज फिर डांट दिया आपने। मैंने कितनी बार मना किया है। एक क्षण के लिए पंकज सहम सा गया, पर दूसरे ही क्षण उसने अपने पर काबू पा लिया। उसे मालूम था दोनों लड़कियां पास ही कहीं कान लगाए खड़ी होंगी। उनके सामने वह अपनी किरकिरी नहीं होने देगा। अपनी आवाज को भरसक रौबदार बनाते हुए उसने कहा, होमवर्क नहीं करेंगी तो डांट तो खाएंगी ही। होमवर्क करवाया भी है आपने? वह गरजी, 2 दिन से स्कूल में बेचारियों को पनिशमेंट मिल रही है, ऊपर से आप भी डांटते जा रहे हैं। मैं अपने होमवर्क के लिए डांट रहा हूं, स्कूल की पनिशमेंट का इससे कोई संबंध नहीं। आपके होमवर्क की कौन पूछ रहा है? स्कूल का काम क्यों नहीं हुआ, बतलाइए। यह आप लड़कियों से पूछिए। स्कूल का काम करवाना मेरी ड्यूटी नहीं, वह अपने आप ही करना होता है। अपने आप ही करना होता है तो आपकी क्या जरूरत है? ठीक कह रही हैं आप, मेरी सचमुच कोई जरूरत नहीं है। नमस्कार। और सचमुच वह दंदनाता हुआ निकल आया। रास्ते भर सोचता रहा, समझते क्या हैं ये लोग। ट्यूटर ना हुआ, उनका घरेलू नौकर हो गया। जब चाहा डांट दिया, फटकार दिया। घमंडी कहीं के। घर पहुंचा तो बाबूजी, पिंकी, बबलू और दीदी खाना खा रहे थे। जब से यह ट्यूशन लगी है वह रोज पिछड़ जाता है। माँ उसके लिए बैठी रहती है। बड़ी जल्दी आ गया आज, चल आ जा, तू भी खा ले, माँ ने कहा। दीदी ने उठकर उसकी भी थाली लगा दी। आज जल्दी आ गया? बाबूजी ने पूछ ही लिया। वे लोग बाहर गए हैं, उसने दबी जबान में कहा। बाहर मतलब? पंकज बड़ी खूबी से इस प्रश्न को अनसुना करता हुआ बोला, यहाँ चूल्हे के पास बैठकर कितना अच्छा लग रहा है, बाहर इतनी ठंड है। ठंड तो है ही, साइकिल पर तो और भी ज्यादा लगती होगी। तेरी ट्यूशन के पैसे मिल जाए तो अपनी दीदी को ऊन ला देना, एक पूरी बाह वाला स्वेटर बुन देगी। हाफ में क्या दिसंबर की ठंडी रुकती है? माँ ने कहा तो बाबूजी बोले, अब कब तो ऊन आएगा और कब बुना जाएगा, सीधे रेडीमेड ले डालो एक। 50 में रेडीमेड कहाँ से आएगा? दीदी फुसफुसाई। अरे आता है, मैंने देखा है, ये नेपाली लोग क्या स्टॉक रखे हुए हैं। पर बाबूजी को माँ ने बोलने ही नहीं दिया। मैं कह देती हूँ, नेपाली वेपाली नहीं चलेगा। एक वह पिछले साल लाकर दिया था, उसने एक दिन भी नहीं पहना।
फिर बाबूजी ने आज के लड़कों की फैशन पस्ती पर लंबा चौड़ा भाषण दे डाला। पंकज चुपचाप सुनता हुआ खाना खाता रहा। ट्यूशन के 50 रुपए का तरह तरह से हिसाब होता रहा, पर उसने जानबूझकर इस खर्चे में जरा भी रस नहीं लिया। खाना खाकर हाथ धोने के बहाने वह आंगन में आ गया और बाबूजी के बाहर जाने की प्रतीक्षा में वहीं खड़ा रहा। माँ से आज की बात कहने का साहस संजोता रहा। तभी दीदी आंगन में आई। झूठे बर्तनों का ढेर मोरी के पास रखकर निकट आते हुए बोली, पंकज, तेरी ट्यूशन मिल जाए तो 10 रुपए मुझे दे सकेगा? 10 रुपए? हाँ रे, स्टाफ में 2 के यहाँ शादियां हैं। हम लोगों के यहाँ नियम ही बन गया है, शादी के 5 और बच्चों के जन्मदिन के 2, इतना तो कंट्रीब्यूशन देना ही पड़ता है। लेकिन दीदी, मेरी तनख्वाह के लिए कह रहा है ना, सारी की सारी बाबूजी को लाकर पकड़ा देती हूँ। कुल 110 ही तो मिलते हैं। बाबूजी तुम्हें कुछ नहीं देते? देते हैं 10 रुपए, जो बस के किराए में ही खर्च हो जाते हैं। पास में कुछ भी नहीं बचता। क्रीम तक लाने के लिए तरस गई हूँ। हाथ देखना कैसे हो रहे हैं। क्रीम के लिए, पाउडर के लिए पैसे मांगूंगी तो घर सिर पर उठा लेंगे। 6 महीने हो गए हैं, मैंने कोई पिक्चर तक नहीं देखी, हिम्मत ही नहीं पड़ती। क्रीम पाउडर के लिए ना सही, पर स्टाफ के कंट्रीब्यूशन के लिए तो मांग ही सकती हो। ना बाबा, पिछली बार चंदेल की शादी के समय कितना तूफान मचाया था, याद है ना? अब इनकी लड़की की शादी नहीं होती तो क्या दुनिया की सब लड़कियां कुंवारी रह जाएगी? तुम्हारी शादी के लिए ही तो बाबूजी पैसे जमा कर रहे हैं। हाँ, कर तो रहे हैं। शादी तो जब होगी तब होगी, अभी तो फजीहत हो रही है, दीदी ने कसैले स्वर में कहा और आंचल से आंखें पोंछती हुई अंदर चली गई। अरे, वहां ठंड में खड़े होकर क्या कर रहे हो दोनों? बीमार पड़ना है क्या? माँ चिल्ला रही थी। दीदी अंदर चली गई, पर पंकज वही खड़ा हिसाब लगाता रहा। महीने में 100, अर्थात साल भर में 1200। पिछले 3 साल में इस प्रकार जमा हुए कुल 3600। और 3-4 साल नौकरी करेगी दीदी, तब कहीं 10-1 हजार जुटा पाएगी। पर तब तक तो दीदी एकदम बूढ़ी हो जाएगी। अभी से ही कितनी बड़ी लगने लगी है। और दीदी की शादी होने तक पिंकी भी बड़ी हो जाएगी। फिर वह भी हाई स्कूल पास कर किसी प्राइवेट स्कूल में लग जाएगी। फिर साल दर साल बुढ़ाती अपना दहेज जुटाती रहेगी। वाह, क्या खुशनुमा जिंदगी है। ट्यूशन छोड़ देने की बात उसने घर में किसी को नहीं बताई। हिम्मत ही ना पड़ी। वह रोज समय होते ही साइकिल उठाता और लाइब्रेरी में चला जाता। 1-2 घंटे वहां बिताकर घर चला आता। पहली तारीख आई और चली गई। ट्यूशन के पैसों के लिए घर में किसी ने नहीं पूछा। दीदी ठीक ही कह रही थी, वह लड़का है, उससे कोई हिसाब नहीं मांगेगा। फिर भी वह कोई माकूल सा बहाना तलाश करता रहा, लेकिन उसे अधिक सोच विचार नहीं करना पड़ा। उसके झूठ का भांडा अपने आप ही फूट गया। उस दिन लाइब्रेरी से लौट ही रहा था तो बाबूजी ने टोक दिया, कहाँ थे इतनी देर तक? उसकी तरफ से माँ ने उत्तर दे दिया, रोज रोज क्या नए सिरे से बताना होगा, ट्यूशन से आ रहा है बेचारा। तुम चुप रहो जी, बाबूजी दहाड़े। जैसी पट्टी पढ़ा देता है तुम मान लेती हो, मैं उतना बेवकूफ नहीं हूं। क्या पट्टी पढ़ाई, जरा सुनो तो। जानती हो, हजरत पिछले 8 दिनों से ट्यूशन छोड़ बैठे हैं। मुझे तो गोपाल बाबू ने आज बताया। वह इतने नाराज हो रहे थे, इतना गैर जिम्मेदार निकल जाएगा यह उन्हें पता नहीं था। नहीं तो अपने बॉस के यहाँ नहीं लगवाते। बेचारों को इतना भला बुरा सुनना पड़ा है। क्यों रे? माँ ने सिर्फ इतना ही कहा, पर उन 2 शब्दों में केवल कौतूहल नहीं था, निराशा थी, दुख था। हाँ, मैंने छोड़ दिया है वहां जाना। इतना अपमान मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ऐसा क्या अपमान किया है उन्होंने? क्या गाली दी है? अफसर आदमी है, थोड़ा मोटा कहते रहते हैं, सह लेना पड़ता है। वी मस्ट लर्न टू पॉकेट द इंसल्ट। आप सहन कीजिए, मैं नहीं कर सकता। मैं तो सहन करूंगा ही, करता ही आया हूं, नहीं तो गृहस्थी की गाड़ी यहां तक कैसे खींच लाता। तुम राजा आदमी हो, अकड़ सकते हो, मैं तो बोझा ढोने वाला मजदूर हूं। मेरी औकात ही क्या है?
बाबूजी पता नहीं कितनी देर तक इसी तरह बड़बड़ाते रहे। लगता था गोपाल बाबू ने उन्हें काफी जलील किया है और अब वह अपना गुस्सा पंकज पर उतार रहे थे। 2 दिन तक घर का वातावरण बड़ा बुझा बुझा रहा। सब लोग उससे ऐसे कतरा रहे थे मानो उसने बहुत बड़ा अपराध कर डाला हो। पंकज अनजाने ही स्वयं को दोषी महसूस करने लगा था। दीदी की ओर देखने का भी उससे साहस नहीं हो रहा था। 5 तारीख को जैसे इस सहमे सहमे वातावरण में अचानक एक विस्फोट हो गया। उस दिन दीदी का वेतन मिला था। बाबूजी के दफ्तर से लौटते ही उन्होंने 100 का एक नोट उन्हें थमा दिया। एक हाथ में रुपए और दूसरे में चाय का कप लेकर बाबूजी दीदी को घूरते रहे। बोले कुछ नहीं, पर वह बुरी तरह सकपका गई। हकलाते हुए बोली, और 10 रुपए महीने की हम लोगों ने एक स्कीम स्टार्ट की है। इतना कांप रही थी दीदी कि उनसे ढंग से झूठ भी नहीं बोला गया। अपने आप ही सारा तय कर लिया तो फिर इसकी क्या जरूरत थी। और बाबूजी ने नोट फर्श पे ऐसी बेरहमी से फेंक दिया जैसे वह कागज का एक मामूली टुकड़ा हो। दीदी का महीने भर का परिश्रम जैसे एक क्षण में मिट्टी हो गया। पंकज को ताव आ गया। रुपए उठाते हुए बोला, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? दीदी की अपनी भी तो कोई जरूरतें होती है। उनके लिए 10-5 रुपए अगर वह रख भी लेती है तो क्या गुनाह करती है? उसकी जरूरत के लिए क्या मैंने कभी मना किया है? बाबूजी एकदम फट पड़े। आगे उसे 10-5 रुपए देता रहता हूँ, अपने पास से देता हूँ। यह मत समझो कि उसकी सारी तनख्वाह डकार जाता हूँ। मुझे गौ माता की कसम है जो मैंने पाई भी छुई हो। लाना जी, वो पासबुक लाना जरा। हजरत अपनी आंखों से सारा हिसाब देख लें। गरीब हूँ पर कमीना नहीं हूँ। 4 पैसे कमाने की तमीज नहीं है। हजरत मुझे अकल सिखाने चले हैं। इतना चीख चीख कर बोले जा रहे थे बाबूजी कि उनकी आवाज फटने लगी थी। पास पड़ोस के लोग झांक कर देखने लगे थे। इतनी शर्म आई पंकज को। जरा सी बात का इतना बड़ा कांड हो जाएगा इसका उसे अनुमान नहीं था। दीदी की शक्ल तो ऐसी हो गई थी कि देखकर रोना आता था। अपने गर्जन तर्जन से जब संतुष्ट हो गए तब बाबूजी पैरों में चप्पल डालकर कहीं बाहर निकल गए। घर में एकदम सन्नाटा छा गया। माँ, दीदी, पंकज सब दम साधे पड़े रहे, पर पिंकी और बबलू बार बार करवट बदलते रहे थे। दोनों का मुंह इतना सा निकल आया था। पंकज का मन एक साथ ही आक्रोश और करुणा से भर उठा। बेचारे बच्चों ने सुबह 10 बजे खाया होगा। स्कूल से लौटकर केवल 1 कप चाय मिली होगी। बहुत हुआ तो बासी रोटी। नींद आए तो कैसे? पेट में तो चूहे कूद रहे होंगे। फल फूल, मेवा मिठाई ना सही, 2 जून खाना तो ठीक से मिल जाना चाहिए उन्हें। वह तैश में आकर माँ के सामने खड़ा हो गया। माँ, खाना दो, भूख लगी है। माँ ने उसकी ओर ऐसी दृष्टि से देखा जैसे उसने कोई बहुत अशोभनीय बात कह दी हो। पंकज ने उस ओर ध्यान ही नहीं दिया। कठोर स्वर में बोला, दिन भर के भूखे हैं यह बच्चे, आपको उनका ख्याल भी नहीं है? बाबूजी का क्या है, उनकी तो जेब में पैसे होते हैं, कहीं भी चाय नमकीन पेट में डाल लेंगे, पर औरों का तो ख्याल कीजिए। माँ कुछ नहीं बोली, चुपचाप उठकर रसोई में चली आई और चूल्हे में लकड़ी देने लगी। चूल्हे पर पड़ी अधबनी सब्जी फिर खदकने लगी। उतनी देर पंकज सबके लिए थाली, कटोरी, आसन लगाता रहा। पिंकी बबलू को ज्यादा मनाना नहीं पड़ा। दूसरी ही आवाज में वे आ गए। कोने में गुड़ी मुड़ी होकर सुबकती हुई दीदी को वह करीब करीब उठाकर ले आया, पर लाख कस्में दिलाने के बावजूद उन्हें 2 कौर खिला नहीं सका। हार कर उसने प्रयत्न ही छोड़ दिया और वे वापस अपने बिस्तर पर चली गई। तुम्हारे भाग्य में रोना ही लिखा है तो मैं क्या कर सकता हूँ? वह मन ही मन बुदबुदाया। जरा भी सख्त मिट्टी की होती तो आज यहाँ क्यों पड़ी रहती? पांडे जी की रमा की तरह ठाठ से अपना ब्याह रचा लेती, या फिर कोई अच्छी सी नौकरी लेकर बाहर चली जाती, आज़ादी से रहती। यहाँ उस फटीचर स्कूल में क्यों सड़ती? बच्चे तृप्त भाव से खाना खा रहे थे। उन्हें देखकर ही खुश हो गया वह, नहीं तो उसकी अपनी तो भूख मर गई थी। एक रोटी भी समाप्त करना उसे मुहाल हो गया। और आश्चर्य तो यह था कि माँ ने एक बार भी उसे नहीं टोका। सुबह कॉलेज जाते हुए भी उसका मन वैसे ही भारी बना रहा। वह बार बार अपने को याद दिलाता रहा
कि आज उसे प्रोफेसर भटनागर से मिलना ही होगा। प्रोफेसर भटनागर अंग्रेजी के विभाध्यक्ष थे, पर अध्यापन से ज़्यादा उनकी रुचि गाइड लिखने में थी। छठी से लेकर बीए तक के विद्यार्थियों को उन्होंने अपने ज्ञान से लाभान्वित किया था। एसेस, लेटर राइटिंग, समरी राइटिंग आदि कोई भी विषय ऐसा नहीं था जो उनकी कलम से छूट गया हो। इन दिनों उनका कारोबार इतना बढ़ गया था कि एक सहयोगी की जरूरत महसूस करने लगे थे। एक मेधावी और जरूरतमंद छात्र के नाते उन्होंने सबसे पहले पंकज से ही बात की। प्रस्ताव बहुत ही लुभावना था, पर पंकज ने नम्रता से अस्वीकार कर दिया। प्रोफेसर भटनागर की लड़की ऋचा उसकी कक्षा में पढ़ती थी। अपनी क्लासमेट के यहाँ उसके पिता के वेतनभोगी सहायक के रूप में काम करना उसे अच्छा नहीं लगा। उसकी अपेक्षा उसे गोयल अंकल के यहाँ काम करना मंजूर था, क्योंकि कुछ ना कुछ करना है यह तो निश्चिंत था। इसी शर्त पर तो अंग्रेजी में एमए करने की अनुमति मिली थी, नहीं तो बाबूजी तो उसके हाथ में कलम पकड़ाने को आतुर ही थे। गोयल अंकल किसी जमाने में बाबूजी के सहपाठी रह चुके थे, कभी कभार घर आ जाते थे। इसी कारण उनके यहाँ की नौकरी नहीं लगती थी। लेकिन शैली और किड्स के कल्पना संसार में रमने वाला उसका मन वहाँ उखड़ा उखड़ा रहने लगा, क्योंकि लाख खूबसूरत नामों के बावजूद वह मुंशीगिरी ही हो जाती। अपने साथी पेशकारों का मुवक्किल घेरने का फन उसे हीनबोध से ग्रस्त कर देता। बार बार लगता उसकी वजह से अंकल का नुकसान हो रहा है। शब्दों के वे दाव पेच वह उम्र भर नहीं सीख पाएगा, इससे तो कोई ट्यूशन ही कर लेता। और तब गोपाल बाबू उसके लिए एक नायाब ट्यूशन लाए थे। 3rd और 4th की लड़कियों को 1 घंटा पढ़ाना, महीना 50 रुपया। 1 महीना भी तो उसे नहीं चला पाया वह। हेलो यंग मैन, किसी ने आवाज दी और एक स्कूटर उसके पास रुक गया। उसने मुड़कर देखा, मिस्टर लाल थे। शायद टेनिस खेल कर लौट रहे थे। सफेद कपड़ों में इतने स्मार्ट और खूबसूरत लग रहे थे कि एक क्षण को तो वह पहचान ही नहीं पाया, और फिर अनजाने में ही उसके हाथ नमस्कार में जुड़ गए। बाद में इतनी कोफ्त हुई उसे अपने आप पर। कॉलेज जा रहे हो? जी। एमए कर रहे हो ना? जी। किस विषय में? इंग्लिश। प्रीवियस है ना? कौन से पेपर ले रहे हो? और इसके बाद उन्होंने और भी कई प्रश्न पूछ डाले, जैसे शेक्सपियर का कौन सा नाटक कोर्स में है, हार्डी का कौन सा उपन्यास सबसे अच्छा लगता है, अच्छा पोएट कौन सा है, शैली और किट्स की सौंदर्य भूति में क्या अंतर है। शायद वह दिखाना चाहते हो कि अंग्रेजी साहित्य में उनका भी दखल है, पर वह इतनी हार्दिकता से बोल रहे थे कि पंकज अधिक देर तक तटस्थ न रह सका। उसे अपना रुख लहजा छोड़ना ही पड़ा, और ऐसे ही असावधान क्षणों में उन्होंने एकाएक पूछ लिया, कैन यू डू मी अ फेवर? जी। एक टॉक मांगी है आकाशवाणी ने। अंग्रेजी में देनी होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर हिंदी में लिखना तो बड़ा सरदर्द है। स्क्रिप्ट दे दूँ तो अनुवाद कर सकोगे? वैसे मैंने एक रफ स्केच बनाया है, शाम को आओगे तब देख लेना। पंकज चुप। आई विल पे सेपरेटली फॉर इट। पेमेंट की बात नहीं है सर, पंकज हड़बड़ाकर बोला। दरअसल बात यह है कि आजकल आई हैव लेफ्ट। अरे, आश्चर्य से फैल गई उनकी आंखें। क्यों? क्या टाइम नहीं सूट करता, या परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी? फंसोपेच में पड़ गया पंकज, और फिर हिम्मत करके कह ही दिया, सर दरअसल पढ़ने में वहाँ कोई इंटरेस्टेड नहीं है। मुश्किल से 20-25 मिनट मेरे पास बच्चे बैठ पाते हैं। उतने समय में भी सिर्फ स्कूल का होमवर्क ही करना चाहते हैं। समय तो खैर ज़ाया होता ही है, मैं उन्हें कुछ दे भी नहीं पाता। इसी से मेरा कॉन्शियस अलाउ नहीं करता। कोई बात नहीं, उन्होंने पंकज की पीठ थपथपाकर कहा, बच्चे हैं, जितनी देर पढ़ ले उतना ही बहुत है। और होमवर्क का तो ऐसा है, कभी कभार गाइड कर दिया करो। यू नो दीज लेडीज, इनकी डिग्रियां सिर्फ दिखावे के लिए होती है। मेरी पत्नी ग्रेजुएट है, पर 4th क्लास के सवाल वह नहीं कर सकती। अच्छा, शाम को मिलते हैं, उन्होंने कहा, और कुछ ही क्षणों में फर्राटे की आवाज करता हुआ स्कूटर आंखों से ओझल हो गया। अपने हाथ में फड़फड़ाते हुए 10-10 के 5 नोटों को
पंकज पागलों की तरह देखता रह गया। बड़ी देर बाद उसे होश आया, तब उसके मुंह से निकला, काइयां कहीं का। कितनी आसानी से बेवकूफ बना गया। अंग्रेजी साहित्य चर्चा तो बहाना था, रेडियो वार्ता भी निरी गप थी। असल मकसद तो उसे ट्यूशन पर वापस बुलाना था। खूब जानते रहे होंगे कि वह पिछले 8 दिनों से नहीं जा रहा। नाटक ऐसा कर रहे थे मानो उन्हें अभी अभी पता चला हो, और यह उनकी बातों में आ गया। सर सर करके सामने दांत निपोरता रहा, आत्मा की बातें करता रहा। क्यों नहीं कह दिया उनके मुंह पर कि आपकी बीवी बेहद बदतमीज औरत है, उससे मेरा निभाह नहीं हो सकेगा। अपने को दिन भर कोसता रहा पंकज, पर जेब में रखे रुपयों की गर्मी का भी अनुभव करता रहा। इसलिए शाम के 6 बजते ही बाबूजी की खड़खड़ाती साइकिल उठाकर बंगले की ओर चल दिया। वहां का नजारा ही बदला हुआ था। जाते ही चपरासी ने अदब से नमस्कार किया और साइकिल ले ली। कमरे में पहुंचते ही रीनू चीनू पहले से ही मौजूद है। उन्होंने बकायदा नमस्ते की। टेबल करीने से लगी हुई थी, पेंसिल छिली हुई। उसका मन खुश हो गया। दिन भर जो एक पछतावा था मन में, वह धुल गया। एक नए ही गौरव से भर उठा वह। उसी आवेश में अत्यंत उदार स्वर में बोला, लो भाई, स्कूल का करवाना है कुछ, पहले वह देख लें, बाद में फिर अपनी पढ़ाई करेंगे। लड़कियां पहले तो आश्चर्य से उसका मुंह देखती रही, फिर अपनी होमवर्क की कॉपियां निकाल लाई। वह बड़े मनोयोग से उनके सवाल करवाता रहा, शब्दार्थ लिखवाता रहा, कविताएं समझाता रहा। उसने सोचा, अगर पूरा घंटा भी इसी में बीत जाता है तो क्या हर्ज है, यह भी तो एक तरह से पढ़ाई ही है। अपने सोचने के इस नए ढंग पर उसे आश्चर्य हुआ और खुशी भी। पानी लेंगे साहब? उसने सर उठाकर देखा। हरी राम बड़े कायदे से ट्रे लिए खड़ा है। कांच का खूबसूरत ग्लास, उस पर क्रोशिये का जालीदार रुमाल ढका हुआ। उसे प्यास तो नहीं थी, फिर भी उसने परितृप्त भाव से ग्लास उठाया और पानी पीकर वापस रख दिया। उसे एक पुरानी बात याद आ गई। जब उसे यहाँ आते हुए 3-4 दिन ही हुए थे, वह कमरे में बच्चों को पढ़ा रहा था। बाहर हॉल में पार्टी चल रही थी। कुछ संभ्रांत मेहमान आए हुए थे, क्योंकि बाहर 2-3 गाड़ियां खड़ी थी। बाहर के हंसी मजाक का शोर यहाँ तक आ रहा था और बार बार उसका ध्यान उचट रहा था। उसने चाहा कि बीच का दरवाजा बंद कर ले ताकि आवाज कुछ कम हो। वह उठकर दरवाजे तक गया ही था कि उसने सुना, भाई साहब, मास्टर जी को चाय लगा दे। बाहर हो गया? जी। सबके ड्राइवरों को दे दिया, नहीं तो बाद में सब चिल्लाते फिरेंगे कि लाला साहब के घर में चाय तक नहीं मिली। सबको पिला दिया साहब। तो फिर दे दे मास्टर को। धम्म से कुर्सी पर आकर बैठ गया पंकज। अपमान से उसका मुंह लाल हो आया। तभी हरिराम दोनों हाथों में कप प्लेट थाम कर उसके सामने आ खड़ा हुआ। मास्टर जी, चाय? चाय नहीं पीता मैं, ले जाओ, उसने कुछ ज्यादा सख्त लहजे में कहा। हरिराम पहले तो सकपका गया, फिर बुरा सा मुंह बनाकर चला गया। कुछ क्षण पहले जब उसने मालकिन हरिराम का संवाद सुना था, तभी यह निर्णय ले लिया था कि इस घर में चाय कभी नहीं पिएगा। पर हरिराम को यूं हाथों में चाय लाता देखकर उसका खून खौल गया। वह ट्रे संस्कृति का पला हुआ नहीं था। उसके घर में टीन का एक ही ट्रे था जिस पर ताजमहल बना हुआ था। दीदी को जब कोई देखने आता था, बाबूजी के कोई खास दोस्त आते थे, तभी वह बाहर निकलती, अन्यथा नए कप प्लेट के साथ अलमारियों में सुरक्षित रखी रहती। लेकिन यहाँ के रस्म रिवाज अलग थे। उसने देखा था कि बच्चे भी पानी मांगते तो वह कायदे से ट्रे में आता। इसलिए जब हरिराम हाथ में चाय लाया, तब उसे अवज्ञा का भान हुआ और अपमान का यह शूल बहुत गहरे तक चुभ गया। पर आज तो उसके लिए पानी ट्रे में आया था। जरूर मिस्टर लाल ने सबके कान उमेठे हैं। वह खुश हुए बिना नहीं रह सका। एक अनोखे दर्द से उसका चेहरा चमकने लगा। पढ़ाकर वह बाहर निकला, तब भी उसकी चाल में एक आत्मविश्वास था, रौब था। हॉल में शायद कोई बैठा था। पोर्च में अंदर की आवाजें साफ सुनाई आ रही थी। वह साइकिल का ताला खोल रहा था
जब उसने सुना, मिसेस लाल, मास्टर फिर से आने लगा क्या? आएगा नहीं तो कहाँ जाएगा? 50 रुपए कम होते हैं। तो बीच में अकल कहाँ गुम हो गई थी? वही तो, इन्होंने तो ऐसी कस कर डांट लगाई, भला यह भी कोई तरीका है? परीक्षा सर पर है और आप बिना बात के घर पर बैठ गए, कोई सूचना भी नहीं। पंकज का गुस्सा फिर उबलने लगा। इच्छा हुई कि दनादन सीढ़ियां चढ़कर सामने पहुंच जाए और कहे कि तुम्हारे श्रीमान जी ही चिरौरी करके लौटा लाए हैं मुझे, नहीं तो मैं उन 50 रुपयों पर थूकता भी नहीं। पर नहीं हो सका, उससे यह सब नहीं हो सका। बाबूजी का असहाय क्रोध, माँ की उदास आंखें, दीदी की मुख वेदना, सब ने मिलकर उसका रास्ता रोक लिया। निरुपाय सा वह लौट पड़ा। बाबूजी ठीक ही कहते हैं। अपनी खड़खड़िया साइकिल पर पेडल मारता हुआ वह सोच रहा था। बाबूजी ठीक ही कहते हैं। वी मस्ट लर्न टू पॉकेट इंसल्ट। यस, वी मस्ट। आप सुन रहे थे मालती जोशी जी की कहानी, पहला पाठ।